तो आज मैं आपको चार्ली नाम के लड़के की सच्ची कहानी बताने जा रही हूँ। चार्ली एक नर्स था। उसने जेल जाने से पहले 16 सालों तक अलग अलग हॉस्पिटल्स में काम किया, मगर उनमें से कोई भी नहीं जानता था कि चार्ली नर्स के रूप में एक सीरियल किलर है। पुलिस के मुताबिक उसने अपने 16 साल के करियर में 400 मर्डर्स किए थे, जो सब उसके पेशेंट्स थे। अभी तक तो हमने यही सुना हुआ था कि सीरियल किलर वो कातिल होता है जो अपने शिकारियों को बड़ी बेरहमी से मारता है, लेकिन चार्ली के केस में चीजें अलग थी। वो अपने ही पेशेंट्स को दवाइयों की ओवरडोज देकर मार दिया करता था। आखिर इसके पीछे कारण क्या था? क्यों चार्ली हत्यारा बना हुआ था? इतने मर्डर्स करने के बाद भी किसी ने उस पर शक क्यों नहीं किया? क्या वो पकड़ा जाएगा? अगर हाँ तो कैसे? यही जानेंगे हम आज की इस कहानी में, जो एक सच्ची घटना पर आधारित है। इस कहानी की शुरुआत होती है चार्ली को दिखाने से, जिसने अभी अभी अपने पेशेंट को मारा था, मगर वो सबको ऐसे दिखाता है जैसे वो पेशेंट अपनी बीमारी की वजह से मरा है, इसलिए कोई भी उस पर शक नहीं करता। इसके बाद हमें एक काफी बड़ा और फेमस हॉस्पिटल दिखाया गया। हम वहाँ की एक नर्स को देखते हैं जिसका नाम एमी होता है। वो इस हॉस्पिटल की आईसीयू में नर्स का काम करती है, क्योंकि उसे यहाँ काम करते हुए कुछ महीने ही हुए हैं, मगर फिर भी वो अपना काम बहुत अच्छे से करती है। फिलहाल वो एक बूढ़ी पेशेंट की देखभाल कर रही थी जिसे स्किन इन्फेक्शन था। एक दिन काम करते करते एमी के सीने में दर्द होने लगी। उसने जब अपना चेकअप करवाया तो उसे ये शॉकिंग न्यूज पता चलती है कि उसे हार्ट फेलियर का खतरा है, जिससे उसकी जान भी जा सकती है। अगर उसे जिंदा रहना है तो उसे हार्ट ट्रांसप्लांट करवाना होगा, मगर एमी के पास ना तो इतने पैसे थे और ना ही उसने इंश्योरेंस करवा रखी थी जिससे वो अपना इलाज करवाती। तो एमी काफी परेशान हो गई। वो रोने लगती है क्योंकि उसके 2 छोटे छोटे बच्चे थे जिनका एमी के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं था। उसने अपनी इस बीमारी के बारे में किसी को नहीं बताया होता। वो चुपचाप अपना काम करती रहती है। एक दिन उसे पता चलता है कि उसे एक नए नर्स के साथ नाइट शिफ्ट में काम करना पड़ेगा, जो और कोई नहीं बल्कि चार्ली था, जिसने अभी अभी हॉस्पिटल ज्वाइन किया था और यहाँ एमी पहली बार उससे मिलती है। एमी को ये पता नहीं होता कि चार्ली के इस भोले भाले चेहरे के पीछे एक खतरनाक कातिल छुपा है। एमी उसे हॉस्पिटल की कंप्यूटर और मेडिसिन का एक्सेस देती है। काम के दौरान अक्सर एमी को बीमारी की वजह से सीने में दर्द भी हुआ करती थी। एक दिन चार्ली भी उसे तड़पते हुए देख लेता है। वो इसका कारण पूछता है और क्योंकि एमी उसे अपना अच्छा दोस्त समझने लगी थी, इसलिए वो उसे अपनी बीमारी के बारे में बता देती है, इस शर्त पर कि वो ये बात किसी और को नहीं बताएगा। चार्ली उसे दिलासा देता है, ये भी कहता है कि मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। एमी को इस हॉस्पिटल में 4 महीने तक काम करना था, जिसके बाद उसे इंश्योरेंस मिल जाएगा, जिन पैसों से वो अपना इलाज करवा सकेगी। अगले दिन एमी जब हॉस्पिटल आई तो उसे पता चला कि मेरी पेशेंट की मृत्यु हो गई है, यानी वही पेशेंट जिसे स्किन इन्फेक्शन था। ये जानकर एमी को काफी हैरत हुई, क्योंकि भले ही वो बीमार थी मगर इतने भी नहीं थी कि उसकी मृत्यु हो जाती। हर हॉस्पिटल में रिस्क मैनेजमेंट के लिए एक डिपार्टमेंट होता है, जिसका नाम हॉस्पिटल को बदनामी से बचाना होता है। इस हॉस्पिटल में भी था, जिसके लोग मीटिंग में थे। अचानक उस पेशेंट की मौत को लेकर डिस्कस कर रहे थे। ये बात सबको चिंता में डाल देती है, इसीलिए वो लोग खुद इंटरनली इसकी जाँच कर रही थी, क्योंकि इस केस में पुलिस भी इन्वॉल्व थी। इन लोगों को पुलिस को कंफर्मेशन देनी थी, जिसमें इन्हें साबित करना था कि उसकी मौत में हमारे हॉस्पिटल की कोई गलती नहीं है। जिसके बाद यहाँ 2 पुलिस ऑफिसर्स आते हैं। सीनियर ऑफिसर था शेरिफ और दूसरा डिटेक्टिव था। ये दोनों ही इस पूरे केस की छानबीन कर रहे थे, मगर हॉस्पिटल वालों के लिए कुछ भी प्रूफ कर पाना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि पुलिस को ये बात भी 4 हफ्तों के बाद बताई गई थी। और तो और उस पेशेंट की लाश का भी उसकी फैमिली ने अंतिम संस्कार कर दिया था। अब हॉस्पिटल हेड, जिसका नाम लिंडा होता है, वो पूरे हॉस्पिटल में ये अनाउंसमेंट करती है कि एक पेशेंट की वजह से हमारे हॉस्पिटल में इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो ऐसे में बिना मेरी मौजूदगी के पुलिस से कोई बात नहीं करेगा। और जब ये बात शेरिफ को पता चलती है कि पूछताछ में लिंडा भी साथ रहेगी, तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। लेकिन ये बात साफ थी कि जब उनकी बॉस सामने होगी, कोई भी सच्चाई नहीं बताएगा। लेकिन हॉस्पिटल के पास बहुत अच्छा वकील था, इसलिए उन्हें लिंडा को साथ रखना पड़ता ही है। अब सबसे पहले एमी से पूछताछ की जाती है, लेकिन यहाँ कुछ देर के लिए किसी काम के सिलसिले में लिंडा को बाहर जाना पड़ता है, जो मौका देकर शेरिफ उससे उस पेशेंट के बारे में सवाल करने लगा। लिंडा कहती है कि उसकी मौत इंसुलिन के ओवरडोज की वजह से हुई है। उसकी बॉडी इतना इंसुलिन खुद नहीं बना सकती, ये जरूर बाहर से किसी ने इंजेक्ट किया होगा। मगर इससे पहले कि एमी से और कुछ पूछा जाता, यहाँ पर लिंडा वापिस आ जाती है। एमी के बयान पर पुलिस को चार्ली पर शक होता है, मगर एमी कहती है कि नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता। जब भी एमी को सीने में दर्द होती थी, चार्ली हमेशा उसके
उसके पास आ जाया करता था, उसे संभाल लेता था। एक दिन एमी देखती है कि चार्ली कुछ दवाइयाँ निकाल रहा है, मगर वो किस चीज की थी इस पर एमी ने ध्यान नहीं दिया। चार्ली उसे कहता है कि तुम्हें अपनी बीमारी के बारे में अपनी बेटी को बता देना चाहिए ताकि वो इमरजेंसी में तुम्हारी मदद कर सके। जिन बातों से एमी उसे एक अच्छा आदमी समझती थी। अब शेरिफ लिंडा से हॉस्पिटल की सभी मेडिसिन की लिस्ट मांगता है जो मेडिकल रूम से निकाली गई थी, मगर जो रिपोर्ट लिंडा ने शेरिफ को दी थी उसमें कुछ पन्ने गायब थे। इस वजह से शेरिफ को गुस्सा आ जाता है। वो लिंडा पर भड़क उठा। उसे लगा कि ये जरूर कुछ छुपा रही है, मगर उसके ऐसे बर्ताव की वजह से शेरिफ का हॉस्पिटल में आना अब बंद हो गया था। अब ये अंदर नहीं जा सकती थी और ना ही हॉस्पिटल का कोई स्टाफ उनसे बात कर सकता था। तभी हॉस्पिटल में एक और लेडी को लाया गया जिसका एक्सीडेंट हुआ था। इस वजह से उसकी बॉडी में काफी सारे फ्रैक्चर थे। एमी जब उस एक्सीडेंट वाली पेशेंट के पास आई तो उसकी हालत काफी खराब लग रही थी, जबकि पहले उसका इतना बुरा हाल नहीं था। वो अपनी बॉडी को हिला भी नहीं पा रही थी। जब एमी उसकी रिपोर्ट को चेक करती है तो उसे पता चलता है कि इसके शरीर में भी इंसुलिन बहुत ज्यादा मात्रा में है और अब देखते ही देखते वो पेशेंट अपना दम तोड़ देती है। जाहिर है ये खून भी चार्ली नहीं किया था। वो एक कोने में खड़ा होकर ये सब कुछ देख रहा होता है। उस लेडी का छोटा सा बच्चा भी था और उसका हस्बैंड काफी रो रहा था, पर चार्ली की आंखों में जरा भी दुख नहीं था। अब पुलिस को चार्ली पर बहुत ज्यादा शक हो रहा था, इसीलिए वो एमी से मिलने उसके घर आ जाते हैं, जहाँ अब एमी भी उनका साथ देने के लिए मान गई। वो अब सीधा अपनी उस दोस्त के पास जाती है जिसके साथ कभी चार्ली ने काम किया था। वो एमी को बताती है कि चार्ली जब हॉस्पिटल में था तो हर रात एक आईसीयू पेशेंट की मौत हो जाया करती थी। अब ये बात साबित तो नहीं हो पाई कि सारे मर्डर्स उसने ही किए हैं, मगर चार्ली के हॉस्पिटल को छोड़ जाने के बाद अचानक से होने वाली मौतें काफी हद तक कम हो गई थी। इतने कम कि महीने में बस 1 या 2 लोग ही मरते थे। ये सब सुनकर एमी काफी शॉक्ड हो गई। वो हॉस्पिटल में आकर देखती है कि स्लाइन बैग्स में सुई से किसी ने छेद किए हुए थे। ये काम चार्ली का ही था, जिससे वो भी समझ गई कि इस तरह वो लोगों को इंसुलिन की ओवरडोज दिया करता था। वो बहुत घबरा गई, पर अचानक चेस्ट में पेन होने की वजह से वो वहीं गिरकर बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आई तो वो सामने चार्ली को पाकर काफी घबरा जाती है। उसने देखा कि मुझे भी स्लाइन इंजेक्ट किया जा रहा है, जो देखकर वो अपने सारे इंजेक्शंस हटा देती है। अब वो नहीं चाहती थी कि चार्ली को जरा सा भी शक हो कि मैं उसकी असलियत जान गई हूँ, तो वो हमेशा की तरह उसके साथ ही घर वापस आती है। एमी पुलिस को आकर सारी बात बता देती है जो उसकी दोस्त ने चार्ली के बारे में कही थी, जिससे इनका शक यकीन में बदल गया। पर इस बात को साबित करने के लिए उन्हें पोस्टमार्टम की रिपोर्ट चाहिए थी, इसलिए एक्सीडेंट वाली पेशेंट की ऑटोप्सी करने का ये फैसला करते हैं। अब लिंडा ने मेडिसिन की लिस्ट के जो पन्ने नहीं दिए थे वो एमी पुलिस को लाकर दे देती है, जिससे उन्हें समझ आ गया कि लिंडा ने ये रिकॉर्ड इसलिए नहीं दिया ताकि उनके हॉस्पिटल की बदनामी ना हो, और इस तरह इनडायरेक्टली वो चार्ली को भी बचा रही थी। अब एमी यहाँ एक अच्छा काम करती है। पेशेंट को मारने के लिए चार्ली जब भी स्लाइन चढ़ाता था तब फौरन आकर एमी वो स्लाइन बदल दिया करती थी ताकि और मासूम लोगों की जानें ना चली जाए। उस पेशेंट की जब ऑटोप्सी रिपोर्ट आई तो इन्हें पता चला कि उसकी मौत 2 मेडिसिन की ओवरडोज की वजह से हुई है, और ये वही दवाइयाँ थी जो उस रात चार्ली ने मशीन से निकाली थी। जो देखकर एमी को लगता है कि ये सबूत काफी होंगे उसे पकड़वाने के लिए, मगर ऐसा नहीं था। कोर्ट में उसे गुनाहगार साबित करना अभी भी काफी मुश्किल था। और तो और चार्ली ने पहले जितने भी हॉस्पिटल्स में काम किया था वो लोग भी कुछ बताने को तैयार नहीं थे, क्योंकि जाहिर है ऐसे फिर उनके हॉस्पिटल में कौन आएगा इलाज करवाने। लिंडा अब चार्ली को जॉब से निकाल देती है, ये बहाना बनाकर कि तुमने फॉर्म में ज्वाइनिंग डेट गलत लिखी है ताकि उसकी वजह से हॉस्पिटल की बदनामी ना हो। ये जानकर एमी काफी परेशान हो गई, क्योंकि आज से पहले भी सभी हॉस्पिटल्स बदनामी की वजह से चार्ली को बिल्कुल इसी तरह निकाल दिया करती थी। यही वजह है कि वो आज तक पकड़ा नहीं गया। खैर एमी जब अपने घर आई तो ये देखकर वो काफी दंग रह जाती है कि चार्ली मेरे घर में ही है जो मेरे बच्चों के साथ खेल रहा है। एमी की तो सांसें ही रुक गई, मगर चार्ली हमेशा की तरह शांत खुशबाश था। एमी उससे उसकी जॉब जाने का दुख जितलाती है। चार्ली कहता है अरे जॉब की क्या बात है, वो तो मुझे दोबारा मिल जाएगी। खुशी तो मुझे इस बात की है कि इतने समय तक तो मेरे साथ थी। वो कहता है कि तुम्हारे इंश्योरेंस का टाइम पूरा होने में सिर्फ 4 हफ्ते ही बाकी बचे हैं, तब तक मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूँ। इससे एमी तो घबरा गई, लेकिन खुद को शांत करके वो उसे यहाँ से जाने का कहती है और वो भी चला जाता है। अगले दिन एमी उसे कॉल करके लंच पर मिलने के लिए बुलाती है, क्योंकि वो कैसे भी करके उसकी मुंह से सच्चाई उगलवाना चाहती थी। वो दोनों एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं। चार्ली बताता है कि मुझे एक दूसरे हॉस्पिटल में जॉब मिल गई है। ये सुनकर पहले तो एमी उससे नॉर्मल ही बातें करती है, मगर फिर वो उससे उन मर्डर्स के बारे में बातें करने लगी, जिससे चार्ली एकदम सुन पड़ जाता है। वो कोई जवाब नहीं देता। अब एमी हिम्मत करके जब दोबारा उससे पूछती है तो वो उस पर गुस्सा करने लगता है, बिना कुछ बोले ही वहाँ से चला जाता है। अब पुलिस को जब
पता चला कि वो अगले हॉस्पिटल में जा रहा है तो वो उसे बीच रास्ते में ही पकड़ लेते हैं। फिर उसे पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन लाया जाता है। डिटेक्टिव उससे उसके गुनाहों के बारे में पूछता है कि आखिर वो तुमने क्यों किए, मगर वो अपना मुंह नहीं खोलता। अब शेरिफ जब उससे उसकी मर्डर करने के तरीके के बारे में बात करता है तो उसके हाथ पैर कांपने लगे। वो पागलों की तरह इन पर चिल्लाने लगता है। वो लोग निराश हो गए। शेरिफ एमी को बताता है कि वो अपना मुंह नहीं खोल रहा, इसलिए हम उसे गुनाहगार साबित नहीं कर सकते, उसे जल्द रिहा करना होगा। अब बेशक चार्ली एमी का अच्छा दोस्त था, लेकिन एमी को उन लोगों के लिए बुरा लग रहा था जो बेमौत मारे गए और उनकी फैमिलीज के बारे में जिनकी जिंदगियां बर्बाद हो गई होंगी। इसलिए एमी फैसला करती है कि चार्ली से मैं बात करूंगी, उससे सच उगलवाने की कोशिश करूंगी, क्योंकि वो जानती थी कि अगर उसने अपना गुनाह कबूल ना किया तो उसे रिहा कर दिया जाएगा। मुझे और मेरी फैमिली को हमेशा चार्ली से खतरा रहेगा। उसके पास जाते ही एमी उससे हमदर्दी जताने लगती है, माफी मांगती है, कहती है कि जब मैंने सुना कि वो सारे मर्डर्स तुमने किए तो मैं ये भूल गई कि तुमने मेरी कितनी मदद की इन आखिरी कुछ महीनों में। चार्ली कहता है मैं तो हमेशा तुम्हारी मदद करना चाहता था। एमी उसकी बातों को गौर से सुन रही थी, फिर बड़े प्यार से कहती है कि जो भी सच है बोल दो, जिससे फाइनली वो कबूल कर ही लेता है कि हाँ उन सबको मैंने ही मारा। उनमें से कुछ के नाम भी वो बताता है, मगर सिर्फ 16 सालों में उसने इतने सारे मर्डर्स किए थे कि उसे सबके नाम भी नहीं याद थे। और अब उसके इस बयान पर पुलिस चार्ली को गिरफ्तार कर लेती है और उसे 29 लोगों के मर्डर्स के जुर्म में उम्र कैद की सजा हो जाती है। ये 29 तो वो थे जिनके नाम चार्ली ने बताए थे, जबकि पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक उसने 400 से भी ज्यादा लोगों को मारा था। जाहिर है इतने सारे लोगों को मारने की वजह से उसे सबके नाम याद नहीं थे। चार्ली ने कभी नहीं बताया कि मैंने ये मर्डर्स क्यों किए। उसने बस ये स्टेटमेंट दी कि मैं ये इसलिए करता गया क्योंकि कभी मेरे खिलाफ किसी ने कुछ किया ही नहीं। अगर सारे हॉस्पिटल्स में से कोई एक भी उसके खिलाफ कोई एक्शन लेता तो आज इतने सारे मासूम लोगों की जान न जाती। कहानी के अंत में बताया गया कि चार्ली को हमेशा हमेशा के लिए जेल में डाल दिया गया, जबकि एमी का हार्ट ट्रांसप्लांट भी हो गया है। वो अब बिल्कुल ठीक है और अपनी फैमिली के साथ हंसी खुशी रह रही है। और इसी के साथ ये कहानी इधर ही खत्म हो जाती है। आपको क्या लगता है कि अगर इस तरह की बुराई समाज में देखे तो क्या उसके खिलाफ कोई कंप्लेन करनी चाहिए या फिर ऐसे उसे छोड़ देना चाहिए? इस बारे में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।